वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारी बेहद खास पेशकश एनपीएस की पाठशाला, जहां पर हम रोज़ाना एनपीएस में निवेश करने को लेकर तमाम बारीकियां आपको समझाते हैं। एनपीएस में निवेश करने को लेकर क्या क्या फ़ीचर्स हैं और इन्वेस्टर्स को किस तरह से सही स्कीम का चुनाव करना चाहिए, निवेश की रणनीति कैसे बांधनी चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करते हैं इस हमारी खास पेशकश एनपीएस की पाठशाला में। और मेरे साथ समीक्षा, हमारे आज के मेहमान, जुड़े हुए हैं। और आज एनपीएस में हम एक्टिव और ऑटो चॉइस की बात करने वाले हैं, क्योंकि निवेशकों में इस बात को लेकर समझ होनी चाहिए कि एनपीएस में जब आप निवेश कर रहे हो तो आपके लिए सही रास्ता क्या है, और वही रास्ता आप चुन सकते हैं एक्टिव चॉइस और ऑटो चॉइस की शुरुआत से। तो समीर, सबसे पहले इन दोनों चॉइसेस के बारे में समझना है हमको कि ये किस तरह से अलग हैं एक दूसरे से और दोनों के क्या क्या फीचर्स हैं। कविता जी, पहले तो ये शो के माध्यम से आप बहुत सारे इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को लेके अवेयर कर रहे हैं। वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। अब शुरुआत करने से पहले एक इंश्योरेंस कंपनी ने अभी सर्वे किया था, रिसेंट सर्वे आया है, जिसके जिसके मुताबिक करीबन 66% लोग अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को लेके अंडर प्रिपेयर्ड है या नॉन प्रिपेयर्ड है। तो इन लोगों का प्लानिंग नहीं है। एनपीएस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उनको रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए समवॉट हेल्प करता है। अब जब हम एनपीएस की बात करते हैं तो जैसे आपने एक सही क्वेश्चन उठाया है, वो है और जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं एनपीएस में, तो ये दो क्वेश्चन के बीच में थोड़े डाउट्स आते हैं। सो ऑटो पहले हम ऑटो इन्वेस्टमेंट की बात करें, ऑटो चॉइस की बात करें, तो ये चॉइस बेसिकली यहाँ पे नाम ही सजेस्ट करता है, जहाँ पे एनपीएस में प्री डिफाइंड इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं, परसेंटेज रहता है, वो हिसाब से निवेश होता है। पहले इन्वेस्टर को पूछा जाता है उनका रिस्क एपेटाइट क्या है, अग्रेसिव है, मॉडरेट है या कंजर्वेटिव है। अगर इन्वेस्टर अग्रेसिव है तो उनके प्री डिफाइंड जो क्राइटेरिया होते हैं इक्विटी के, इक्विटी और डेट के, वो हिसाब से इन्वेस्टमेंट को बाइफरकेट करके इक्विटी और डेट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जब हम डेट की बात करते हैं तो यहाँ पे ब्रॉडली दो कैटेगरी के डेट फंड आते हैं, एक है कॉर्पोरेट बॉन्ड और दूसरा है गवर्नमेंट बॉन्ड। अब हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, अगर कस्टमर ने सिलेक्ट किया वो अग्रेसिव इन्वेस्टर है और उनका एज 35 साल से नीचे है, तो इक्विटी की तरफ अगर उन्होंने 100 रुपए इन्वेस्ट किया है तो 75 रुपए इक्विटी की तरफ इन्वेस्टमेंट होगा और बाकी का 25% उनका डेट में, यानी 10% कॉर्पोरेट बॉन्ड में जाएगा और 15% गवर्नमेंट बॉन्ड में जाएगा। यहाँ पे ये सारी चीजें पहले से प्री डिफाइंड होती है, इन्वेस्टर को कुछ नहीं करना होता है, अपने आप एसेट एलोकेशन होता रहता है और रीबैलेंसिंग भी होता रहता है। सो ये जिनके पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है और उनको रिस्क एपेटाइट भी अपना बराबर नहीं पता है, उनके लिए परफेक्ट ऑटो चॉइस है। शुरुआत में जब भी कोई निवेशक आता है, उनके लिए ऑटो चॉइस वाला ऑप्शन सही रहता है। अब जब इन्वेस्टर अपने नॉलेज हासिल कर लेता है, टाइम आ जाता है, मैच्योर्ड हो जाता है इन्वेस्टमेंट टाइम पे, तब वो जाके एक्टिव चॉइस में शिफ्ट हो सकता है। अब जब हम एक्टिव चॉइस की बात करें, तो यहाँ पे पूरा कंट्रोल इन्वेस्टर के पास रहता है। इन्वेस्टर खुद डिसाइड कर सकता है उसको इक्विटी में कितना परसेंटेज डालना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड में कितना डालना है और गवर्नमेंट बॉन्ड में कितना डालना है। बट यहाँ पे सिर्फ एक कैच रहता है कि इक्विटी में मैक्सिमम 75% तक डाल सकते हैं, जबकि कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड में 100% तक का अलोकेशन कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट का। सो एक्टिव में इन्वेस्टर के पास कंट्रोल रहता है, ऑटो में प्री डिफाइंड क्राइटेरिया के हिसाब से इन्वेस्टमेंट हो जाता है। सो ये बेसिक डिफरेंस है एक्टिव और ऑटो में। काफ़ी विस्तार से और आसान भाषा में आपने समझा दिया कि क्या फ़र्क रहता है। लेकिन और इस फ़र्क से हम ये भी समझ सकते हैं कि आप किस तरह की चॉइस या विकल्प के साथ कंफर्टेबल हैं। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि लोग इतनी जानकारी होने के बावजूद भी, समीर, नहीं समझ पाते हैं कि उनके लिए क्या सिलेक्शन सही है। एनपीएस एज अ प्रोडक्ट हम सब जानते हैं कि आपकी रिटायरमेंट, आपकी पेंशन प्लानिंग के लिए कारगर है। तो कैसे आप जो है कदम आगे बढ़ाएं। मान लीजिए कोई ऑटो चॉइस से किसी ने शुरुआत की, लेकिन धीरे धीरे उनको शायद बाजार की समझ आने लग गई, उन्हें समझ में आ गया कि इक्विटी बाजार में कितना जोखिम है, कब तक रुकने में कितना फ़ायदा है, वगैरह वगैरह। क्या ऑटो से एक्टिव में फिर जाया जा सकता है? कविता जी, बहुत सही सवाल पूछा है आपने। हाँ, ऑटो से एक्टिव में जा सकते हो और ये प्रोसेस बहुत सिंपल है।
इसमें आप सिंपल एनपीएस की साइट पे लॉग इन करके वहां से अपना स्कीम प्रेफरेंस चेंज कर लोगे तो आप ऑटो से एक्टिव में चले जाओगे। ये बहुत इजी है। अ, अच्छी बात ये है, अगर जैसे जैसे कस्टमर का अवेयरनेस बढ़ता है इन्वेस्टमेंट को लेके, तब वो शिफ्ट करता है, तो बहुत ही सही डिसीजन है और उससे कस्टमर को फायदा भी होता है। अब मान लीजिए किसी ने एक्टिव चॉइस का विकल्प चुना है, लेकिन वो बाजार के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तो शुरुआत कैसे करें एनपीएस में, है ना? बहुत सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आपको फैक्टर इन करनी पड़ेगी। अलग अलग तरह की स्कीम्स हैं जो समझाई हुई आपने समीर। शुरुआत अगर मुझे एक्टिव चॉइस से करनी है तो मैं कैसे करूं? अगर कोई ऐसा निवेशक है जिसको नहीं पता है कि बाजार में कितना जोखिम है, लेकिन रिटायरमेंट जैसे कॉर्पस को इकट्ठा करना है और इक्विटी एक बहुत बड़ा कॉम्पोनेंट है, बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है, इतनी समझ है बस, तो शुरुआत कैसे करें? कविता जी, पहला सिर्फ एक बेसिक है, वो कस्टमर को अपने आप को जानना पड़ेगा कि वो कितना रिस्क ले सकता है। अगर उसका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हाई है, जैसे जनरली हम कंसीडर करते हैं 100 माइनस एज, ये हिसाब से इक्विटी और डेट का प्रोपोर्शन होना चाहिए। अगर कोई इन्वेस्टर निवेशक जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, इनकी एज 30 से नीचे का है, तो जनरली सजेशन ये रहता है कि आप इक्विटी की तरफ ज्यादा झुकाव रखें। आप अपने कॉर्पस का 70 जैसे 75 अपर मैक्सिमम लिमिट है, वो 75% आप इक्विटी में डालें, बाकी का डेट में डालें। बेनिफिट यहाँ पे ये रहता है कि जो रीएलोकेशन करना होता है, जैसे आप अगर बाहर कहीं रीबैलेंसिंग करने का आता है, इक्विटी से डेट, डेट से इक्विटी करते हो, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है, यहाँ पे वो बच जाता है, पहला। दूसरा, जब अगर निवेशक नया है, उसको आइडिया नहीं है और उसका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम है, फिर भी अगर वो 75% या 70% तक का एक्सपोज़र इक्विटी में रहता है, तो सबसे बड़ा उनके पास एडवांटेज ये है कि यहाँ पे उनके पास टाइम, बहुत सारा लंबा टाइम, जैसे ये जनरली एनपीएस 60 साल तक किया जाता है, तो 30-35 साल उनके हाथ में रहते हैं। तो अगर इक्विटी में भी ले लिया अग्रेसिव, चाहे उनका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी या कैपेबिलिटी मॉडरेट है, लेकिन अगर उन्होंने अग्रेसिव स्टेंस लिया है, तभी भी 30-35 साल में वो अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। यहाँ दूसरा, यहाँ पे रिस्क क्यों कम है, ये मैं पॉइंट कवर करना रह गया था, वो बता देता हूँ। एनपीएस में एनपीएस का रिस्ट्रिक्शंस रहता है, यहाँ पे जो भी स्कीम सिलेक्ट की जाती है, ज्यादातर लार्ज कैप में ली जाती है या अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ उसके चलते इक्विटी का रिस्क काफी कम हो जाता है। स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के इन्वेस्टमेंट जनरली अवॉइड किए जाते हैं। इससे कस्टमर का ज्यादातर फंड लार्ज कैप में रहता है, तो ऐसे भी इक्विटी का रिस्क भी कम होता है, प्लस इक्विटी में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनका रिटर्न भी बेहतर जनरेट कर सकते हो। ऑलराइट, क्या कॉस्ट होती होगी अगर कोई एक्टिव चॉइस या ऑटो चॉइस के तहत निवेश करे एनपीएस में? तो वैसे तो एनपीएस काफ़ी लो कॉस्ट प्रोडक्ट है, मेरे ख्याल से इसके वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स में से ये बात शामिल है, लेकिन फिर भी ओवरऑल कॉस्टिंग क्या होती होगी? कॉस्ट तो बहुत मिनिमल है यहाँ पे। जब निवेशक पहले इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, तो एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस रहती है, डिपेंड डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर डिपेंड रहता है, जनरली बिटवीन 200 से 400 के बीच में होता है। उसके बाद फंड जो हर एयूएम जो मैनेजमेंट के चार्जेस होते हैं, यहाँ पे 10,000 से नीचे है तो 0.09% लगता है। और जैसे जैसे एयूएम बढ़ जाता है, वो पर्टिकुलर एएमसी का, उन्होंने जो भी एएमसी सिलेक्ट करी है, उनके एसेट अंडर मैनेजमेंट 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा है तो 0.03% लगता है। दूसरा, ट्रांजेक्शन फी होता है। जब भी ट्रांजेक्शन फीस होता है, वहां पे मिनिमम 30 रुपए से स्टार्ट करके आधा टका तक का ट्रांजेक्शन फीस लगता है। यहाँ पे भी ट्रांजेक्शन फीस भी का भी कैपिंग 25,000 तक का रखा है। तो ये सारे कॉस्टिंग ऐसे है जहाँ पे बाकी म्यूचुअल फंड या और कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के साथ कंपेयर करते हैं तो ये एकदम लो कॉस्ट है और इसकी वजह से इनके रिटर्न अच्छे निकलते हैं। चलिए, मेरे ख्याल से काफ़ी बारीकी से आपने तमाम बातें यहाँ पर समझाई ऑटो और एक्टिव चॉइस को लेकर, जो कि एनपीएस के तहत आप चुन सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद समीर, आपने समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और एनपीएस की पाठशाला में आज के लिए इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे हफ्ते हमने एनपीएस की पाठशाला लगानी है हमारे शो पर, और इसीलिए अगर आप भी एनपीएस से ही जुड़ा हुआ कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं
किसी भी तरह की स्ट्रैटेजी जो एनपीएस के तहत आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करनी हो, अपनी पेंशन प्लानिंग करनी हो, अपने सवाल झटपट हम तक पहुंचा दीजिए। व्हाट्सएप नंबर एक फ्लैश हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे, जहां पर अपने सवाल हम तक आप पहुंचा सकते हैं। और चाहे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर हमें देख रहे हैं और ख़ासतौर से यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अपने सवाल आप यूट्यूब के ज़रिए भी पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट डाउन कर लीजिए 9679873567 और साथ ही यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डाल सकते हैं। तो फिलहाल